देखिए, इसके पहले हम लोग एनवायरनमेंट से लगभग जो भी महत्वपूर्ण इकाई थी उस पे हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अब दो इकाई यानी कि दो उपशाखा के रूप में छोटे छोटे इकाई बचे, उस पे हम लोग अपनी बात करेंगे। एक देख रहे हैं टाइप ऑफ नेचर सोर्स, यानी कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है और मानवकृत जो संसाधन है, यानी कि जो प्राकृतिक ऊर्जा के संसाधन हैं और जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित की गई संसाधन, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इस कक्षा होने के उपरांत हम प्रायः जो भी सतत विकास लक्ष्य, जिसे प्रायः एसडीजी और एमडीजी के नामों से जाना जाता है, उन संधियों प्रस्तावों के बारे में बात करेंगे। अगर यह दोनों होने के उपरांत जो भी हमारी इन्वायरमेंट इकाई यूजीसी नेट में लगी हुई है वह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। विलंब न करते हुए आज की कक्षाओं को हम लोग सुचारू रूप से चालू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि टाइप ऑफ नेचर रिसोर्स। टाइप ऑफ नेचर रिसोर्स कहने का आशय है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। जो भी संसाधन या ऊर्जा के क्षेत्र, यानी कि जो भी संसाधन पाए जाते हैं, वह अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक को प्रायः नवीनीकरण कहा जाता है, दूसरे को गैर नवीनीकरण कहा जाता है। यानी कि एक को रिन्यूएबल कहा जाता है, यानी कि दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे को नॉन रिन्यूएबल, यानी कि दोबारा जिसे नहीं प्राप्त किया जा सके उसे नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। अब एक एक करके हम देखेंगे कि कौन से ऊर्जा के संसाधन हैं जो नवीनीकरण है और कौन से ऊर्जा के संसाधन हैं जिसे गैर नवीनीकरण कहा जाता है। सबसे पहले ऊर्जा के जो भी संसाधन, यानी कि रोजमर्रा के जीवन से लेकर अनेक ऐसे क्रियाकलापों के लिए, मनुष्य के जीवन जीने के लिए या पृथ्वी पे जो भी गतिविधियां हैं उसको सक्रिय रूप से चालू करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी को हम ऊर्जा के संसाधन के रूप में भी कहते हैं। यानी कि ऊर्जा की जो भी संसाधन है वह दो रूपों में पाए जाते हैं। एक जिसे पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, बारंबार उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे प्रायः नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। जबकि कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसका अधिक मात्रा में दोहन करने पे एक समय ऐसा आएगा कि वह संसाधन समाप्त हो जाए और पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाए, उसे नॉन रिन्यूएबल यानी कि गैर नवीनीकरण के नामों से भी जाना जाता है। अब एक एक करके हम देखेंगे कि कौन से संसाधन ऊर्जा के नवीनीकरण में आते हैं और कौन से संसाधन ऊर्जा के गैर नवीनीकरण में आते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊर्जा के कुछ नवीनीकरण संसाधन है, जैसे कि उन्हें बार बार यानी कि कभी भी समाप्त होने वाला नहीं। जैसे देखा जाए तो प्रायः सोलर पैनल या हवा, हवा हो गए, सूर्य हो गए, हवा, सूर्य, यहाँ तक कि देखा जाए तो पेड़ जो भी हैं वह प्राकृतिक में, यानी कि जो भी संसाधन है वह कभी विलुप्त नहीं होंगे। न हवा कभी विलुप्त होगा, ना कभी सूर्य विलुप्त होगा। अगर हवा और सूर्य दोनों अगर विलुप्त हो जा रहे हैं तो जो पृथ्वी पे जीवन है वह अपने आप में संकटग्रस्त की अवस्था में हो जाएगी, यानी कि जीवन की कल्पना की नहीं जा सकती। तो नवीनीकरण संसाधन के रूप में देखा जाए तो प्रायः पौधे पौधे करें, हवा, सूर्य और कुछ जीवाश्म ईंधन है। जबकि गैर नवीनीकरण के रूप में देखा जाए तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, विभिन्न प्रकार के जो गैस पाए जा रहे हैं, मीथेन,
पेट्रोल, डीजल, कोयला और यहाँ तक कि जो भी देखा जाए तो पेड़ पौधे या जो भी अन्य संसाधन है वह गैर नवीनीकरण के रूप में जाने जाते हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे कि कौन से ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधन है और किसे तो नवीनीकरण संसाधन के रूप में जाना जाता है। विलंब न करते हुए हम सबसे पहले देख रहे हैं कि सबसे पहले देख रहे हैं कि भारत देश में ऊर्जा का महत्व या किसी भी देश या राष्ट्र को चलाने के लिए ऊर्जा का महत्व अत्यंत आवश्यक है। उसी क्रम में हम देख रहे हैं कि भारत में विद्युत उत्पादन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन इंडिया यानी कि भारत में विद्युत उत्पादन करने के लिए दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का प्रयोग किया जाता है यानी कि पारंपरिक ऊर्जा का प्रयोग और नवीनीकरण दोनों ऊर्जाओं का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में बिजली देखा जाए तो पारंपरिक ऊर्जा यानी कि जो पहले से चले आ रहे ऊर्जा जिसका प्रयोग किया जाए तो उसे थर्मल, परमाणु और बिजली के माध्यम से यानी कि उसके थर्मल, न्यूक्लियस एवं हाइड्रो के माध्यम से जो पारंपरिक तरीके से बिजली प्राप्त किया जाता था। जबकि नवीनीकरण के रूप में देखें तो पवन ऊर्जा, सोलर, बायोमास के माध्यम से नवीनीकरण के रूप में ऊर्जा प्राप्त किया जाता। लेकिन इन सब होने के बावजूद भी देखा जाए तो बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत कोयला का प्रयोग किया जाता और कोयला का योगदान यानी कि कोयले के माध्यम से सबसे ज़्यादा बिजली प्राप्त की जाती है। यानी कि हमने देखे कि भारत में बिजली उत्पादन के जो भी तरीके हैं वह दो प्रकार के तरीके हैं। पहले समय यानी कि जिसे हम कहेंगे पारंपरिक रूप से जो तरीका या मेथड या पैरामीटर चल रहा है उसमें प्रायः देखा जाए तो थर्मल के माध्यम से, परमाणु ऊर्जा के माध्यम से और हाइड्रो के माध्यम से यानी कि जल के माध्यम से या पन बिजली भी जिसे कहा जाता है उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती थी। लेकिन नवीनीकरण के में देखा जाए तो जो संसाधन है सूर्य के माध्यम से सौर पैनल के माध्यम से, पवन के माध्यम से और बायोमास के माध्यम से। बायोमास, सूर्य और पवन के बारे में आगे की कक्षाओं में विस्तृत चर्चा हुई लेकिन यहाँ नाम के रूप में हम जानेंगे कि पवन के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से, बायोमास के माध्यम से नवीनीकरण ऊर्जा के दौरान बिजली प्राप्त की जाती। हालांकि इतना होने के उपरांत भी जो बिजली प्राप्त करने का दर है यानी कि सबसे अधिक बिजली कोयला ईंधन के जलन यानी कि कोयला को जला के ही प्राप्त किया जाता है। एक बार हम पुनः इसको यानी कि एक बार हमने जो भी अध्ययन किया उसको हम डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। प्राय यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल रूप से रहती हैं। तो एक बार हम देखेंगे कि कहाँ से कितनी मात्रा में हमें बिजली किस ईंधन या किस संसाधन के माध्यम से प्राप्त होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में तो देखा जाए तो कोयला से हमें बिजली प्राप्त होती है। कोयला से हमें जो भी 80% लमसम में 80 के आसपास में हमें 70% कहा जाए तो कोयला से हमें सबसे अधिक मात्रा में बिजली प्राप्त होती है। उसके बाद जो भी नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन है उससे हमें 38% के आसपास में बिजली प्राप्त होती है। यानी कि कोयला से हमें बिजली प्राप्त होने का दर लगभग 7% है। उसका जो भी नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन है उससे बिजली प्राप्त हमें 38% के आसपास में होती है।
उसके बाद न्यूक्लियस से कुछ बिजली प्राप्त होती और अन्य गैसों का जो मिश्रण है उसको जलाने के बाद हमें बिजली प्राप्त होती। तो सबसे पहले जो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं उसमें प्राय क्रम से लगाने से प्रश्न पूछा जाता है कि किस ईंधन से बिजली अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उसे सीक्वेंस मिला है। इसमें देखा जाए तो जो सोलर है यानी कि जिसे सौर सूर्य कहा जाता है, सूर्य से हमें बिजली 12% प्राप्त होती, जबकि हाइड्रो यानी कि जल के माध्यम से हमें बिजली 11% के आसपास में प्राप्त होती। उसके बाद हवा से बिजली प्राप्त होती, यानी कि जो भी नवीनकरण ऊर्जा के संसाधन हैं जहाँ से बिजली प्राप्त होती सबसे अधिक सूर्य से, उसके बाद जल से, उसके बाद हवा से प्राप्त होती और उसके उपरांत जो भी बायोगैस पावर प्लांट हैं उससे बिजली हमें प्राप्त होती। हमने अभी तक यह देखा कि भारत में बिजली कैसे प्राप्त होती और बिजली प्राप्त करने के जो प्रमुख स्रोत हैं, किससे कितना बिजली प्राप्त होती, उसके बारे में जाना। आज की कक्षा यहीं तक, आगे अगली कक्षाओं में बात होगी। धन्यवाद।